चलो देखो, हम पिछले अध्याय में देखे थे कि हम रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत और संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों था? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर हम ऐसा करते थे तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता था। अगर हम वो संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं देखो, और संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करना रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन माना जाता है। तब द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या है? तो इसका नियम क्या है कि कोई भी अभिक्रिया हो उसमें ना तो परमाणुओं का नाश हो सकता है और ना ही उसका निर्माण हो सकता है। जिसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि H2 जोड़ Cl2 है। अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं तो Cl बनेगा, होगा ना? सनलाइट की उपस्थिति में सनलाइट लिखना जरूरी है या जरूरी नहीं भी? देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया को अगर हम देखते हैं तो इससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट के पास 2 गो है, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है रिएक्टेंट के पास, और क्लोरीन का भी 2 परमाणु। इसको हम एक चार्ट की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें मेरा हो धातु, उसके बाद धातु संकेत है, जिसे इसमें संकेत मेरा क्या है? एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन का है। अब हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो बाईं तरफ होते हैं, तो हमें इसी को बना देते हैं बाईं और ये प्रोडक्ट जो होता है वो दाईं तरफ, तो दाईं ओर। देखो, बाईं ओर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जो परमाणु है उसकी संख्या 2 है और क्लोरीन की परमाणु की संख्या, लेकिन वही करते हैं, वही बात अगर हम देखो यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और क्लोरीन की भी 1। यानी कहने का मतलब क्या? असंतुलित रस, ये देखो ये जो है मेरा क्या असंतुलित है। असंतुलित कैसे है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाईं की तरफ 2 है लेकिन दाएं की तरफ 1 है। क्लोरीन भी बाईं की तरफ 2 है जबकि दाएं की तरफ 1 है। तो यानी इसमें क्या संतुलन तो नहीं, बैलेंस तो नहीं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत इसका प्रयोग करना, यानी संतुलित रसायन शास्त्र का प्रयोग करना, वो क्या? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी चीज में, जैसे हम मान लीजिए कहीं जाते हैं आटा पिसाने के लिए, तो अगर 10 केजी गेहूं लेके जाते हैं तो मेरा आटा कितना बनता है? 10 केजी है ना। तो यानी जितना लेके गए आटा भी उतना ही बना, यानी जितना गेहूं है उतना ही आटा भी है। तो यहाँ भी तो जितना हाइड्रोजन होना चाहिए बनने के बाद उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए मेरा, जितना क्लोरीन है बनने के बाद भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या अगर हम 10 केजी गेहूं लेके जाएंगे, कोई 5 केजी ही देगा तो हम लेंगे उससे? नहीं ना। तो उसी तरह इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन। तो फिर प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान के संरक्षण क्या है, का नियम क्या है, जो कि हम पिछले क्लास में बता भी चुके थे कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है कि हम किसी भी तत्व के परमाणु का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते, केवल और केवल उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जिसे यहाँ देख सकते हो ये केवल हाइड्रोजन गैस है और ये भी केवल क्लोरीन गैस, लेकिन जब दोनों की अभिक्रिया सनलाइट में करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। गैस नहीं है बल्कि ये अम्ल बन गया। क्या बन गया? यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर चेंज तो हो गया, लेकिन इसके परमाणु की संख्या फिर भी क्या रहेगी? समान रहेगी। यही है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यानी कि ना तो इसके अंतर्गत ना निर्माण कर सकते और ना ही विनाश। यहाँ देखो तो यहाँ ये लगता है कि 2 था, जिसका मतलब 1 का विनाश हो गया तब 1 बचा। यहाँ भी क्लोरीन 2 था और 1 का विनाश हो गया तो 1 बचा। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे संतुलित करते हैं। इसे क्या करते हैं? और संतुलित करने के लिए दोनों बराबर करते हैं। तो देखो संतुलित करने का सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है मेरा, हाइड्रोजन अगर
बाईं ओर 2 है तो दाईं ओर भी हम 2 कर देंगे, दाईं ओर। लेकिन जब भी करेंगे केवल और केवल गुना के रूप में करेंगे, जब भी करेंगे केवल और केवल, और जो भी मेरा ये सूत्र हो या संकेत हो उसके आगे वो लिखेंगे, उसके आगे और कहीं भी नहीं। तो अगर हम 1 में 2 से गुना कर देते तो क्या ये 2 हो जाएगा। तो जब ये 2 तो ये 2 बराबर हो गया हाइड्रोजन। तो यानी हाइड्रोजन की ओर, अच्छा हम गुना करके किधर लिखे, बाईं तरफ या दाईं तरफ, दाईं तरफ। दाईं तरफ करने का मतलब प्रोडक्ट में, तो हम गुना कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट में। फिर देखो अगर, हाँ और एक चीज हम देखते हैं कि जैसे मान लो हम बात करते हैं मैथ का, अगर इसके आगे इस तरह से कॉमन लेते हैं तो इसका हम गुना दोनों में करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में कॉमन लेते हैं तो इसमें ये लिखने का जरूरी नहीं है, ये देने का जरूरी नहीं। और एक चीज कि ये जो प्लस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह से अलग हो जाता है। अगर इस तरह से लिख दे तो केवल हम, मेरा गुना क्या है, इसी के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। तो इसी तरह देखो यहाँ पे ये 2 लिख दिए, इसका मतलब कि 2 जो है हाइड्रोजन के साथ भी गुना होगा और क्लोरीन। तो ऑटोमेटिक जब हम 2 से गुना किए तो ऑटोमेटिक मेरा क्लोरीन क्या है, 2 से हो गया गुना। तो यानी क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, यहाँ भी क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, ठीक ना। तो अगर प्रश्न में मतलब ये पूछे कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन हम क्यों नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन। अब ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ सकता है कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का उल्लंघन करता है, किस नियम का, तो क्या होगा, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि किस नियम पर आधारित है, क्लियर यहाँ कर लेना, किस नियम पर, तो आधारित जो हमारा होगा वो द्रव्यमान की अनुस्वर्तता के नियम पर, समझ में आ रहा है। आधारित होगा किस पे, द्रव्यमान के अनुस्वर्तता के नियम पर, और उल्लंघन किसको कर रहा है, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का, समझ में आया। लेकिन उल्लंघन कर रहा है कौन, वो संतुलित, और आधारित है कौन, संतुलित समीकरण, कौन सा, समझ में आया। यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो है वही मेरा द्रव्यमान की अनुस्वर्तता का भी नियम है, समझ में आया है ये चीज। इसमें भी मेरा क्या है, देखो यहाँ लिखे हम क्या है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का अगर हम संतुलित कर दिए तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाया। द्रव्यमान की अनुस्वर्तता के नियम पर आधारित है, द्रव्यमान की अनुस्वर्तता के नियम पर आधारित। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि द्रव्यमान की अनुस्वर्तता का नियम क्या है, तो द्रव्यमान की अनुस्वर्तता का नियम क्या है, द्रव्यमान की अनुस्वर्तता के नियम के अनुसार क्या होता है कि समान रासायनिक अभिक्रिया, यानी समान रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब लगभग सारे में, बस कुछ ऐसे अभिक्रिया होंगे जो इस नियम पे नहीं चलेंगे। तो यानी कि समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का, पदार्थ कहने का मतलब यौगिक भी और तत्व भी, जिसमें हम यौगिक को संकेत के रूप में, तत्व को संकेत के रूप में लिखते हैं और यौगिक को सूत्र के रूप में लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं। तब पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, यानी नाश होता है। यानी कहने का मतलब ना तो हम निर्माण होने का मतलब क्या, उसको बना सकते हैं, और ना ही विनाश का मतलब क्या, उसको हम विलुप्त कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, समझ में आया ना। हाँ। उसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं, क्लियर हो। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, चेंज होता है। जिसे कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास 10 केजी गेहूं है, क्या हम इसको 20 केजी बना सकते हैं, बिना उसमें एक्स्ट्रा गेहूं मिलाए क्या हम उसको 20 केजी बना सकते हैं। अच्छा 10 केजी गेहूं है तो क्या हम उसको लुप्त कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं, नहीं, केवल उसको चेंज कर देते हैं। किस रूप में, तो गेहूं से आटा के रूप में, गेहूं से आटा। समझ में आ रहा ना। चलो अब क्या है, इसी में हम कह सकते हैं अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को क्या करते हैं, संरक्षित रहते हैं। संरक्षित माने रहने का मतलब क्या, सुरक्षित रहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो मेरा यहाँ हाइड्रोजन 2 था और क्लोरीन भी 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 1 आ रहा था और क्लोरीन 1, फिर भी संरक्षित था यानी सुरक्षित था। केवल उसमें क्या करना पड़ा हमको, एक्स्ट्रा इस पे वर्क करना पड़ा, यानी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा इसमें, समझ में आया ना। और वो क्या किया, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, समझ में आया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और द्रव्यमान की अनुस्वर्तता के नियम लगभग क्या है, मेरा एक ही है, ठीक है ना। फर्क क्या है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि अगर वो संतुलित रासायनिक समीकरण इसका उल्लंघन कर रहा है, फिर इसका जो है इसको पालन कौन कर रहा है, इसका मतलब रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण इसका पालन करेगा। समझ में एक चीज आया है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर वो संतुलित रासायनिक समीकरण उल्लंघन कर रहा है तो फिर पालन कौन करेगा? संतुलित करेगा ना। तो इसका और यहाँ देखो तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान की अनुस्वरता का नियम पर आधारित है, यानी उसके नियम का पालन कर रहा है। तो यानी द्रव्यमान की अनुस्वरता के नियम का पालन कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो होगा द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करेगा। अरे वो संतुलित नहीं, हम बात कर रहे हैं संतुलित, मान लो अभी वो हटा देते संतुलित हो गया ना, तो यहाँ उल्लंघन नहीं बल्कि इसके जगह क्या हो जाएगा? पालन करेगा। समझ में आया? ये जो ओ है अगर हट जाता है तो क्या हो जाएगा? पालन करेगा। समझ में आया? तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग रसायन साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत द्रव्यमान की अनुस्वरता के नियम का उल्लंघन करती है। यानी कि या तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान की अनुस्वरता के नियम का उल्लंघन करती है। समझ में आया? और अगर हम संतुलित के बारे में बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान की अनुस्वरता के नियम का पालन करती है या उसी पे क्या आधारित है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है या इसी पे आधारित है। समझ में दोनों क्लियर हुआ? चलो अब देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें क्या सीखना? संतुलित। और हम जो सीखेंगे संतुलित करना वो सीखेंगे अनुमान द्वारा संतुलित विधि, यानी कि केवल अनुमान लगा करके हम क्या कर देते हैं? उसको संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन में हम किसी को तोड़े फोड़े भी हैं, जो था वही किए, बस एक अनुमान लगा लिए कि इधर 2 है इधर 2 करना है, तो बस एक अनुमान के द्वारा संतुलित करें। ऐसा तो नहीं ना था कि हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन लिख दिए, क्लोरीन का क्लोरीन लिख दिए, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख के फिर इसमें कुछ जोड़ दिए। इधर भी औसत कुछ नहीं कर रहे, केवल एक अनुमान के द्वारा हम उसको क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं। तो यानी जिस नियम के द्वारा हम संतुलित करेंगे वो मेरा क्या होगा? अनुमान द्वारा संतुलित विधि। समझ में आया है? हाँ, अब देखो किसी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो इसके लिए 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। 2 चीज का ज्ञान होना या 2 चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जो भी तत्व या यौगिक दिया हुआ रहेगा उसका संकेत या सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ लिख दे, जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ सूर्य की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। देखो यहाँ तो लिख दिया, अभिक्रिया लिख दिया है कि जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ सूर्य की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब पता तो हो कि हाइड्रोजन को हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि जब समीकरण में लिखेंगे तो उसका क्या संकेत तो पता होना चाहिए। अब संकेत तो हम लिख दिए हैं, लेकिन अब ये भी तुमको पता होना चाहिए कि H जो है स्वतंत्र रहेगा या नहीं। तो कभी नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी रहता है क्या रहता है? अपने अणु के रूप में। अणु के रूप में कहने का मतलब मान लो ये हाइड्रोजन का अणु है तो ये दोनों आपस में क्या एक साथ रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। ठीक ना? तो देखो तो और फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या संकेत क्या है? Cl, जिसको हम Cl2 के रूप में लिखेंगे। अब क्या सूर्य की उपस्थिति में रख देंगे, यानी रखने का मतलब क्या? अभिक्रिया करा देंगे। तो अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पता रहेगा तब ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो अगर पता है तो हम दे देंगे HCl, इसको बैलेंस करना है तो आगे 2 दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें संतुलित करने के लिए 2 चीज का पहले ज्ञान होना चाहिए। पहला तो उसके ये जितने भी पदार्थ है उसके या तो संकेत या फिर सूत्र, हमको दोनों चीज क्या है पता होना चाहिए। और दूसरा चीज हमारा क्या है, हमें ये चीज भी पता होना चाहिए कि हम जो बाईं और या दाएं और जो लिखा हुआ है, जिसे मान लिया जाए ये मेरा इधर लिखा हुआ है और इस ओर लिखा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है?
हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या, जैसे H2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दूसरा चीज है, नहीं, ये भी मेरा क्या है, हाइड्रोजन। बस इसका 2 अणु है तो इसके कारण इसके नीचे में क्या दे दिया गया है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का केवल 1 अणु है, इसीलिए कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। समझ में ये चीज आया है, क्लियर है। क्लियर है ना, चलो रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित करते हैं उसके लिए एक आसान प्रक्रिया, जिसको आसान विधि है, जिसे हम कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। अनुमान द्वारा संतुलित विधि, इसमें हम क्या करते हैं, अभिक्रिया की जो दाईं ओर लिखे, चूंकि अभिक्रिया का हम पहचान करते हैं तीर के द्वारा। अब तीर की दाईं ओर कहने का मतलब अभिक्रिया की दाईं ओर, ठीक ना। तो जो समीकरण की दाईं ओर लिखी हुई होती है और जो समीकरण की बाईं ओर लिखे होते हैं, हमें जितने भी प्रकार के यहाँ पर दिए हुए थे यौगिक या तत्व के, यानी कि संकेत या सूत्र होते हैं, हम सबके क्या करते हैं, संकेत के रूप में पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, संकेत। और दोनों ओर के जितने भी परमाणुओं की संख्या है सबको क्या कर देते हैं, आपस में बराबर कर दे। अगर बराबर हो गया तो वो हो जाएगा संतुलित, और नहीं होता है तो वो होता है असंतुलित। यानी कहने का मतलब हम क्या है, जैसे MgCl2 है तो हम कभी भी इसको Mg और H को आकर के लगा दें, Cl को छोड़ दें, इस तरह से नहीं करते। यानी कि अगर Cl2 है तो Cl2 ही रख करके संतुलित करेंगे, समझ में है ना। ऐसा नहीं कि H को उठा के यहाँ ला देंगे, Cl को बाद में तब संतुलित करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे, केवल हम इसके आगे गुणांक के रूप में देते हैं। क्या देते हैं, गुणांक। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब गुणांक में कितना छुपा हुआ है, 1। अब हम इसके आगे इसको 2 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 6, बस हम यही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। और इसी विधि को कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। जैसे यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं मेरा Mg दिया हुआ है यानी मैग्नीशियम है, HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इधर है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक ना। तो इसको संतुलित करना, संतुलित करने के सबसे बढ़िया क्या है कि एक चार्ट हम बना लेते हैं, जिसमें एक और हम लिखते हैं संकेत। अब जो भी मेरा रिएक्टेंट होता है यानी अभिकारक होता है या हम कहें प्रतिकारक होता है, वो समीकरण के किस ओर होता है, बाईं ओर। तो हम इसको लिख देते हैं बाईं ओर। और प्रतिफल जो होता है यानी उत्पाद, प्रोडक्ट, वो क्या होता है समीकरण के दाईं ओर। अब हम यहाँ जो संकेत में लिखेंगे वो केवल और केवल तत्वों का संकेत लिखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, सूत्र नहीं लिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ मैग्नीशियम है Mg, यहाँ HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन यहाँ सूत्र में बल्कि संकेत, और संकेत में क्या है, H हाइड्रोजन और क्लोरीन का Cl, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया। अब दूसरी ओर भी देख लेंगे कि क्या यही चीज है या नहीं। मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, समझ में आया। अब देखो दोनों ओर की गिनती गिनते हैं। मैग्नीशियम जो है मेरा इस तरफ कितना है, 1, यानी कहने का मतलब मैग्नीशियम की संख्या बाईं ओर कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या बाईं ओर, क्लोरीन की संख्या बाईं ओर 1। दूसरी ओर देख लेते हैं तो मैग्नीशियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2। क्लोरीन, अब इसमें क्लोरीन मत लिखना, क्लोरीन वाला कॉलम में लिखेंगे, ये है ना, इसमें क्या लिखेंगे 2। फिर हाइड्रोजन की संख्या तो ये लिख देंगे मेरा 2। अब चेक करेंगे क्या मेरा संतुलित है या नहीं। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम जो है बाईं ओर भी 1 और दाईं ओर भी, यानी कहने का मतलब ये संतुलित है। हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं रहेगा वो। अब स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक करते हुए नीचे आएंगे। मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन पे आएंगे, डायरेक्ट क्लोरीन पे मत जाना, पहले हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। तो बाईं ओर कितना है, दाईं ओर कितना है। हम अभी तुरंत बताए थे कि केवल और केवल हम गुना करके संतुलित करते हैं, केवल और केवल गुना करके। तो यहाँ देखो 1 है, हम इसमें कितना गुना कर दें किसके बराबर हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो देखो ये भी 2 और ये भी 2, तो हम गुना किस ओर कर रहे हैं, बाईं ओर, और कर रहे हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आगे कितना से गुना किए, 2। तो 2 यहाँ नहीं लिखना है, याद रहे, यहाँ नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही जब सूत्र, चूंकि ये सूत्र जो है HCl ही होता है, H2Cl के रूप में सूत्र नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम इसके आगे 2 देंगे। अब देखना यहाँ
इसके आगे 2 दिए हैं, तो देखो ये सब एक साथ है, तो इसका मतलब सबके साथ 2 से गुना होगा, सबके साथ 2 से गुना होगा। तो देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन साथ में क्लोरीन था ना, तो क्लोरीन भी तो 2 से गुना हो रहा है, तो 1 गुना 2। अब किस ओर हो रहा है, तो बाईं ओर ही, तो बाईं ओर क्लोरीन भी अपने आप 2 से गुना हो गया और बन गया 2। तो अब देखो मैग्नीशियम फिर से चेक करते हैं, मैग्नीशियम 1 था दोनों ओर, तो क्या इधर अभी भी 1 है, इधर भी अभी भी 1 है, तो यानी मैग्नीशियम ठीक है। अब हाइड्रोजन 2 से गुना किया तो कितना आ गया, तो देखो 2 गो है हाइड्रोजन, क्या इधर भी 2 गो है, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्या 2 गो है, इधर भी 2 गो है, देखो 2 गो, और ये 2 से गुना होके 2 हो गया, तो यानी ये मेरा क्या हो गया, संतुलित हो गया। एक चीज ये ध्यान देना, इधर 1 था और इधर 2, तो इधर 2 से गुना किए, अगर इधर 1 होता और इधर 2 होता तो फिर इधर 2 से गुना करते, यानी जिस और कम रहेगा उसको गुना करके आगे लेके जाएंगे। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि जिधर कम रहता है हम उधर देकर के उसको बराबर करते हैं तो होता है। ये समझ में आया है? चलो एक और देखते हैं इसमें। हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले 4 बनाने के लिए संकेत लेते हैं, 2 गो बताए वो वितरण बताए, कोई 2 गो, बाकी 3 गो देंगे वितरण बनाने के लिए। इसे देख लो एक बार, ये बाईं और ये मेरा होगा दाईं। यहाँ क्या चीज है, Al एल्युमिनियम का संकेत है, जिसका जिसका संकेत होगा हम अलग अलग लिखेंगे, सूत्र के रूप में नहीं लिखेंगे। क्लोरीन का संकेत है, कैल्शियम Ca का संकेत है, O ऑक्सीजन का संकेत है, और H हाइड्रोजन का संकेत है। ठीक, अब देखो, अच्छा इसको पढ़ते किस तरह से, AlCl3 ACaOH का होल 2, इसको होल और नीचे जो 2 है उसको 2, ठीक ना। अब देखो बाईं और मेरा एल्युमिनियम कितना है, 1, क्लोरीन की संख्या 3, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का होल 2 है, तो मतलब दोनों से गुना होगा तो 2, और हाइड्रोजन की संख्या। अब वही बात अगर हम दाईं ओर करते हैं तो एल्युमिनियम की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 3, कैल्शियम की संख्या 1, और क्लोरीन की संख्या 2। अब देखो संतुलित इसको करते हैं, क्या एल्युमिनियम का दोनों बराबर है, यानी संतुलित है। क्लोरीन का दोनों बराबर है, तो हम बताए थे कि जिस ओर घट रहा है हम गुना उस ओर करेंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, हम अगर गुना इसको 1 से कर रहे हैं तो कितना होगा, यहाँ थोड़ा देखना, 1 से कर रहे हैं तो कितना होगा 2, क्या 3 के बराबर हो गया, अब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, क्या 3 से बराबर हुआ, अब तो यही हो गया ज्यादा। तो बताओ 3 में हमको ऐसा संख्या गुना करेंगे जो 4 में क्या 4 के बराबर हो जाए, नहीं हो सकता है ना। तो यानी हम इसको 2 से गुना नहीं करेंगे, फिर 3 आ जाते हैं, तो 3 दूना 6 भी इससे बड़ा है, लेकिन क्या 3 में कुछ से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्या होगा वो 2, यानी हमको पहले यहीं पे बराबर कर लेना है, ठीक ना। और गुना ऐसी संख्या से करेंगे जो दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे। जैसे कहने का मतलब, इसे हम पहले देखे थे, एक तरफ 1 था तो दूसरा तरफ 2, इसमें 2 से गुना किया बराबर हो गया, 1 गुना 2, और 2 पहले से था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 1 और 3 है तो दूसरा और 2, अगर हम इसको 1 से बराबर गुना करते हैं तो 2 आता है, जो इससे छोटा ही है, यानी इससे बड़ा हम कुछ गुना करेंगे। 2 से करते हैं तो 4 हो जाता है, इस बार ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया। अब 1 और 2 के बीच में कुछ और है नहीं जिसे हम गुना करेंगे, क्योंकि हम इसको जब भी गुना करेंगे प्राकृतिक संख्या से ही गुना करेंगे, यानी पूर्णांक से नहीं करेंगे, -r वाला से नहीं होता। अब देखो क्या करेंगे, हम अगर इसमें कुछ 1 से गुना कर देते 3, फिर भी छोटा, 2 से कर देते हैं तो 6 हो जाता है, यानी इसके बराबर तो नहीं आएगा 4 के, तो फिर हम 2 से बढ़ के कहाँ जाएंगे, 3, तो 3 दूना, यानी अगर हम इसको 3 से कर दें और इसको 2 से कर दें तो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। समझ में आया? चलो अब देखना, तो हम बाईं और कितना से गुना कर रहे हैं, लेकिन किसको, क्लोरीन को, तो ये क्लोरीन है, तो हम बोले थे बीच में तो नहीं दे सकते, जब भी देंगे कहाँ देंगे, अब शुरू में दे रहे हैं। क्लोरीन को बराबर करने के चक्कर में देखो मेरा एल्युमिनियम 2 से फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि इस तरफ भी हमको एल्युमिनियम को क्या करना पड़ेगा, फिर से सुधारना पड़ेगा। तो खैर पहले हम क्लोरीन का करेंगे, तो देखो 2 से गुना कर दिए तो 3 दूना 6, इधर भी क्लोरीन वाला कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, क्लोरीन का ही है ना, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। ओ सॉरी, हमको क्लोरीन वाला करना है, एल्युमिनियम वाला,
तो यहाँ तो बीच में तो नहीं करेंगे, यहाँ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अब ये इस तरफ क्लोरीन को बराबर करने के चक्कर में एल्युमिनियम, यानी क्लोरीन को खुश करने के चक्कर में एल्युमिनियम रुस गया, तब एल्युमिनियम को भी खुश करते हैं। खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको गिन लेते हैं। जब 2 से गुना हुआ कि हो गया 2, और इस तरफ तो एक ही है, तो ऐसा करते हैं इधर भी 2 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा ना। चलो इधर भी हम 2 से गुना कर दिए, ये भी मेरा खुश हो गया। लेकिन अब देखो पहले फिर से चेक कर लेते हैं, तो इधर एल्युमिनियम 2, इधर एल्युमिनियम 2, यानी एल्युमिनियम बराबर एल्युमिनियम खुश है। अब क्लोरीन का बात करते हैं, तो 3 दूना 6 और इधर भी 3 दूना 6, क्लोरीन भी खुश। लेकिन कैल्शियम को अब देखना है, कैल्शियम तो इधर अभी 1 है, लेकिन इधर देखो 3 से गुना करके 3 बन गया। कितना ही बन गया, क्योंकि 3 से किए क्लोरीन के लिए, लेकिन गुना तो इसमें भी हो गया, तो बन गया कितना। अब इधर कितना 1 ही, तो चलो इधर ऐसा करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, तो ये भी मेरा 3 और ये भी मेरा 3। तो देखो कैल्शियम भी 3 और कैल्शियम भी 3। अब फिर से चेक करते हैं, एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2, क्लोरीन इधर 3 दूना 6, इधर क्लोरीन 3 दूना 6, कैल्शियम इधर 3 इकाई 3 और इधर कैल्शियम 3 इकाई 3। ठीक। अब ऑक्सीजन पहले से होल 2 में तो 2 गो, और जब 3 से गुना ऑटोमेटिक किए तो अपने आप 6 गो बन गया। 3 दूना 6, इधर भी देख लेते हैं, पहले से 3 हुआ, 2 से गुना किया तो 3 दूना 6। चलो बढ़िया, गुना हुआ दोनों फिर से बराबर। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर पहले से 2 लेकिन 3 से गुना किया हो गया तो 6, और इधर देखो हाइड्रोजन 3, 2 से गुना हुआ तो, यानी कि बढ़िया है, सबके सब आपस में क्या हो गया। अब फिर से एक बार चेक करेंगे, देखो इस बार चेक करते हैं, एल्युमिनियम मेरा इधर कितना है 2, एल्युमिनियम मेरा इधर 2, इधर एल्युमिनियम मेरा 2, क्लोरीन 3 दूना 6, इधर क्लोरीन 2 तिया 6, कैल्शियम 3 इकाई 3, इधर कैल्शियम 3 इकाई 3, इधर ऑक्सीजन 2 इकाई, यहाँ होल 2 में है तो 2 और 2 तिया 6, इधर ऑक्सीजन होल 3 में है तो 3 और 3 दूना 6, इधर हाइड्रोजन होल 2 में है तो 2 और 2 तिया 6, इधर हाइड्रोजन 3 में है तो 3 दूना 6, यानी सबके सबके आपस में बराबर है। 2 का 2, 6 का 6, 3 का 3, 6 का 6, 6 का 6, तो यानी अभी क्या हो गया मेरा संतुलित। और किस विधि से हुआ है, तो अनुमान द्वारा संतुलित, क्योंकि देख सकते हो हम संतुलित हो या ना हो, इसको तोड़ फोड़ तो नहीं किए, केवल इसके आगे कोफिशिएंट को क्या किए, एक दूसरे में चेंज करते गए, 1 था तो 2 किए, 2 से 3 किए, इस तरह से। समझ में आया। चलो इसके बाद बनाओ, तो यहाँ पर 2 को कभी संतुलित किए थे, बाकी 3, 4 और 5 जो है इसको संतुलित करो। देखो संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे बनाने के लिए, चार्ट बोले थे ना, चार्ट बनाते हैं। सबसे पहला मेरा होगा संख्या, चलो इधर बनाते हैं। मेरा रिएक्टेंट वाला जो है वो है बाईं और प्रोडक्ट वाला दाईं ओर। सबसे पहला मेरा है Fe यानी आयरन का, दूसरा है H2 यानी हाइड्रोजन, और तीसरा है O यानी ऑक्सीजन। ठीक है, अब इधर देखना सब, Fe का कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2, ऑक्सीजन का कितना परमाणु 1। समझ में आया। ये पता चलता है आगे या नीचे जो नंबर लिखा हो रहता है ना उससे। ठीक, जैसे इसके आगे कुछ ना है तो छुपा हुआ कितना होगा 1, इसके नीचे भी कुछ ना है तो छुपा हुआ, और 1 गुना 1, इसके आगे कुछ ना है तो 1 होगा, तो 1 गुना 2, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 होगा, यानी 1 गुना 1। समझ में आया ना, इससे पता चलता है। आगे देखो, या इस तरह से भी लिख सकता है, जैसे Fe पूछेगा इसमें इसके परमाणु की संख्या, इसमें कितने परमाणु उपस्थित है, तो केवल 1। अब आगे देखो, यहाँ Fe कितना है 3,
तो अब इधर देखो, हम चूंकि अभी जो ये सब लिखे हैं तो इसके अनुसार से लिखे, तो इसके अनुसार से यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अनुसार से लिखे, प्रोडक्ट के अनुसार से ऊपर नीचे भी लिखा सकता है। तो हम उसके कॉलम को खोज कर उसमें लिखेंगे, याद रखना ये चीज। देखो इधर जैसे Fe का 3 है ना, उसके नीचे 3 है और आगे 1 छुपा होगा, तो 3 इकाई, आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना छुपा हुआ इंटू के रूप में, तो 3 इकाई 3। अब इसमें ढूंढेंगे कि Fe वाला कॉलम कौन है, तो ये है मेरा, तो ये कितना है 3। अब देखो O के नीचे 4 है और इंटू में 1, तो 4 इकाई 4। अब O वाला ढूंढेंगे, FeHO, देखो O ही है ना, तो O वाला में जाके लिखेंगे, ना कि 2 नंबर वाला भी लिख देंगे, नहीं, इधर वाला हम सबको क्या करेंगे, ढूंढ के लिखेंगे। H कितना है, कुछ नहीं तो इसके आगे भी 1, तो 2 इकाई 2। समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं, तो देखो इसमें हाइड्रोजन संतुलित है, हाइड्रोजन खैर जो संतुलित है वो ठीक है, जो नहीं है उसको हमको करना है। देखो यहाँ पर ही देखते हैं हम आयरन का यानी Fe का, तो कितना है 3, कितना है 3, इधर 3 और इधर 1, तो इस जिधर कम है उधर कर देंगे। अब कितना गुना करें कि 3 से आएगा, तो 3 से ही करेंगे ना, यानी कि यहाँ हम क्या दे देंगे, गुना केवल बाईं ओर किए, तो यहाँ जो लिख रहे वो भी केवल बाईं ओर ही लिखेंगे, तो क्या ये दोनों बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ये दोनों तो बराबर ही है और बराबर है, साथ में देखो इधर गुना किए तो H गुना हुआ भी नहीं, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, इधर भी गुना नहीं हुआ तो वही रहेगा। अब ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4, तो इधर ऑक्सीजन को हम कितना गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 4। तो देखो बाईं ओर ही कर रहे हैं वो 4, तो ये O है, इसके आगे 1 होगा, तो इधर तो 4 से गुना करेंगे तब हो जाएगा, 4 से क्यों हो गया। लेकिन इसके साथ जो हाइड्रोजन है, देखो जोड़ से अलग रहता तो ठीक है, लेकिन अलग तो नहीं है ना, तो अभी तो गुना ये भी हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, लो इसको गुना नहीं किए लेकिन फिर भी गुना होके हो गया 8, तो हाइड्रोजन तो मेरा भाग गया। तो फिर से हाइड्रोजन को मिलाते हैं, तो इसके आगे भी हम कितना देंगे 4, तो 4 दूनी, लो इसको भी गुना कर दिया। तो अब देखो 3 3 यानी आयरन 3 3 बराबर है, हाइड्रोजन भी 8 8 बराबर है, ऑक्सीजन भी 4 4 बराबर है, यानी ये संतुलित है। अब इसको देख लो, पहले मेरा जो था FeH2O और Fe3O4H2O, लेकिन इसमें हम क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा अलग। कहने का मतलब क्या, थोड़ा इधर देख लो, Fe+H2O अभिक्रिया पे बन रहा है Fe3O4+H2, ये बन रहा था, तो हम इसके आगे कितना से गुना किए थे, 3 से, इसके आगे और इसके आगे 4 से, इसके आगे भी 4 से। तो फिर देख लेते हैं कि क्या मेरा सही है या गलत। Fe3 को इधर भी चूंकि 4 से तो चेक कर लिए बराबर है, तो अब चूंकि मेरा आंसर 4 नहीं बल्कि ये होता है, तो हम इसको भी चेक करेंगे। Fe3 को इधर भी Fe3 को, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी, ऑक्सीजन 4 इकाई और इधर भी 4, संतुलित है ना। उसी तरह अब हम दूसरा में आते हैं, चलो देखते हो दूसरा वाला का। तो फिर से मेरा दूसरा में क्या हो जाएगा, एक और संकेत लिखेंगे, चलो इधर संकेत बाईं ओर और ये दाईं ओर। इसमें कैल्शियम है, C कार्बन होगा लेकिन N का कुछ नहीं होता, यानी ये मेरा Cl है, क्लोरीन है, उसके बाद ये ऑक्सीजन है। अब देखो इधर भी कैल्शियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। बाईं ओर जो है कैल्शियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का भी 1 परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है 3 परमाणु। यहाँ देखो कैल्शियम का पोटेशियम है, क्या मेरा क्या है पोटेशियम है, पोटेशियम का 1 परमाणु, कैल्शियम का भी 1 परमाणु, और अरे कैल्शियम Ca होता है, क्लोरीन है Cl, ये मेरा पोटेशियम है, Cl क्लोरीन है, कैल्शियम का Ca होता है, बार बार कैल्शियम बोल रहा है। चलो तो क्लोरीन का 1 और ऑक्सीजन का 2, क्लियर ना। तो यहाँ देखो एक चीज, मेरा पोटेशियम जो है दोनों ओर बराबर है यानी संतुलित है, क्लोरीन भी दोनों ओर बराबर है यानी लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना कर देंगे 6 और 3 को 2 से गुना कर देंगे, अब बराबर होगा। तो पहले यहाँ कर लेते हैं, तो देखो इस ओर क्या कर रहे हैं O, अब करेंगे तो सब गुना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दिए,
तो जब इसको 2 से करेंगे फिर इधर ऑक्सीजन को कितना से 3 से। इसको जब किए हैं ऑक्सीजन को केवल गुना, लेकिन हो तो गया सब, तो अब सबका मान बदलेगा। पोटेशियम कितना हो जाएगा 2 से गुना होके 2, क्लोरीन 2 से गुना होके कितना हो जाएगा 2, और ये ऑक्सीजन 2 से गुना होके 3 दूना 6। अब दूसरी ओर देखो, पोटेशियम 1 था, क्लोरीन भी 1 था, तो अब इसको भी बराबर करने के लिए क्या कर देंगे 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2। अब क्लोरीन भी हो गया इसी से गुना, तो ये हो गया 2। अब देखो यहाँ देखते हैं, तो पोटेशियम बाईं ओर 2 तो दाईं ओर भी 2, क्लोरीन बाईं ओर 2 तो दाईं ओर भी 2, ऑक्सीजन बाईं ओर 6 तो दाईं ओर 6, यानी ये तो बराबर है। अब इधर देखते हैं सूत्र में, चूंकि मेरा आंसर क्या है ये होगा, यानी कहने का मतलब पहले इस तरह से था, लेकिन इसमें हम 3 से गुना किए, इसमें कितना से गुना कर दिए हम 3 से, इसमें गुना कर दिए 2 से, और इसमें यहाँ भी गुना किए हैं 2 से, तो ये बन गया। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, देखो चेक करते हैं, पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन, इधर ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना, ठीक है। अब इसका देखते हैं, तो ये मेरा लिखा हुआ है एल्युमिनियम प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और इधर है Al2 इंटू SO4 का होल 3 प्लस H2। तो देखा होगा संकेत, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, ठीक है ना। अब देखो एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन का संकेत है, सल्फर का संकेत है, और ऑक्सीजन का संकेत है। इधर भी देखो एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब संख्या एल्युमिनियम का कितना है 1, हाइड्रोजन का, सल्फर का 1, और ऑक्सीजन का 4। इधर देखते हैं तो एल्युमिनियम का, सल्फर का 3, होल 3 है तो 3, तब सल्फर वाला कॉलम में जाके लिखेंगे 3, इसमें मत लिख देना क्योंकि कॉलम खोजेंगे तब लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन का 4 तिया 12, ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का 2, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं क्या कि हाइड्रोजन मेरा संतुलित है, बाकी सब और संतुलित है, इसको संतुलित कर दें। तो अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, बराबर हो गया, यानी एल्युमिनियम के बाईं ओर 2 से गुना करना है तो बराबर हुआ। अब देखो 2 से गुना किए तो केवल एल्युमिनियम ही गुना हुआ, चलो ठीक है। अब करेंगे किसको, सल्फर को। सल्फर को अगर 3 से गुना कर देते तो ये भी 3 हो जाता है, बाईं ओर ही कर रहे हैं तो 3 से इसको गुना करने के लिए इसके आगे गुना करना पड़ेगा। सल्फर तो 3 हो गया, लेकिन साथ में ऑक्सीजन कितना हो गया 4 तिया, यानी ऑक्सीजन में भी 3 से गुना 12, चलो ये भी मेरा सही हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो 3 से गुना होके 3 दूना, ये तो संतुलित हुआ, तो इस तरफ भी हम कितना से गुना कर देंगे 3 से, तो 3 दूना, यानी हाइड्रोजन में कितना से गुना। फिर देखो इधर एल्युमिनियम के बाईं ओर और दाईं ओर 2 है, संतुलित है। हाइड्रोजन के बाईं ओर दाईं ओर 6 है, संतुलित है। सल्फर के बाईं और दाईं ओर 3 है, संतुलित है। ऑक्सीजन के बाईं और दाईं ओर 12 है, संतुलित है। यहाँ देखते हैं एल्युमिनियम का 2, तो यहाँ भी एल्युमिनियम का, यहाँ हाइड्रोजन का 3 दूना 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का 3 दूना, यहाँ सल्फर का 3, तो यहाँ भी सल्फर का, यहाँ ऑक्सीजन का 4 तिया 12, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का, यानी अब ये सब क्या हो गया, समझ में आया। चलो इसको उतार लो, यही होता है संतुलित करने का नियम। चलो देखो ये तीनों को क्या करना है, संतुलित करना, और ये दोनों को संतुलित भी करना, और साथ में ये भी बताना है कि ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी। समझ में आ रहा है। KCl का मतलब है, इसका यूनिट लिखा हुआ किलो कैलोरी, किलो के प्लस और माइनस में, तो इसी से पता चलेगा कि ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है, ठीक ना। होमवर्क है, बना के बनाना।